लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की खबर। दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, क्योंकि दमकल कर्मियों को अंदर पहुंचने में काफी समय लगा। दीवार तोड़नी पड़ी अंदर घुसने के लिए। एंट्री के लिए एग्जिट और एंट्री का गेट एक ही था। कई सवाल उठ रहे हैं लापरवाही को लेकर। 3 मंजिला ये इमारत थी। पहली मंजिल पर पेट शॉप, दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर। और ये देखिए तस्वीरें, 10 पुरुष 5 महिलाओं की मौत, कई लोगों की मौत की खबर। और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। और लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। जी हां, नामजद सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार और पेंट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को अरेस्ट किया गया। कोचिंग संचालक तुषांक जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ अग्निकांड मामले में एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एक्जीएन जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड, एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया है। एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को भी सस्पेंड किया गया है। 2 सदस्य एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है और टीम को जल्द ही 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और लखनऊ अग्निकांड की जांच एसआईटी करेगी। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी गठित। आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार एसआईटी में शामिल। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। तो लखनऊ में अग्निकांड वाली बिल्डिंग को सील किया गया है। लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग सील की है और घटनास्थल से एफएसएल टीम ने सबूत भी जुटाए हैं, सबूत इकट्ठे किए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इस इमारत को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। एसआईटी का गठन भी किया गया है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या गंभीर लापरवाही ने लाक्षागृह बनाया। एनिमेशन सेंटर का गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग लगने के बाद बिजली सिस्टम फेल हो गया, गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया और कमरों में लोग फंसे रह गए। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं था। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ही नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। आग बुझाने का कोई उपकरण मौजूद भी नहीं था। और यही नतीजा रहा कि ये अग्निकांड एक जानलेवा अग्निकांड साबित हुई। 15 लोगों ने जान गंवाई। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर जिस बिल्डिंग में, जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी, वहीं पर अभिजीत इस वक्त मौजूद है। अभिजीत, हम समझना चाहेंगे कि अभी तक तो कई सारी चीजें सामने आई हैं। अभी सुबह वहां पर क्या स्थिति है, कौन कौन सी टीमें अब तक पहुंची हैं? चूंकि 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट भी सौंपनी है, तो समय भी उतना नहीं है। और अग्निकांड में जो हादसा हुआ, जो नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा है। परिवारों को अपेक्षा है कि इस मामले में सच्चाई बाहर आए कि किस स्तर तक ये लापरवाही हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि यूपी पुलिस ने इसको सील किया है। सबसे पहले बिल्डिंग को, तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है। फायर डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस जगह के बारे में, तो सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर आग शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 8 एसी के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। यानी कि मौत का पूरा इंतजाम इस बिल्डिंग में रखा गया था। यानी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ही आप इतने एसी के आउटर यूनिट्स और एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगाकर रखेंगे तो हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। और ये जो पॉइंट है, जिस जगह पर ये एसी के आउटर यूनिट्स लगाए गए थे, दर्जन भर की संख्या में है। अब मैं आपको संख्या और बता दूं,
वो और जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है वो सब कुछ एक जगह पर रखा गया था, यानी कि अगर आग लगे तो इंसान को निकलने का भी मौका ना मिले। इस जगह पर एसी के आउटर यूनिट्स और तमाम चीज़ें लगी थी और जैसे कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने भी आई है कि सबसे पहले यहीं से स्पार्क और आग लगने की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। जाहिर तौर पर यहाँ पर शोरूम और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, तो फॉल सीलिंग्स और लकड़ियों के या फिर प्लाई के कहें तो पूरा काम किया गया था और उसमें आग फैलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, सामने कोई भी जो खाली जगह है वो छोड़ी नहीं गई थी, जितना एरिया था उसको बिल्कुल कवर कर लिया गया था। तो पूरा का पूरा एक इंतजाम किया गया था कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति होती है तो यहाँ पर लोगों के पास बचने का कोई भी इंतजाम नहीं होगा। अब जांच चलेगी और जांच चलने के बाद कार्रवाई, 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और 4 सस्पेंशंस भी हो चुके हैं, जिसमें कि 2 LDA के से, एक फायर डिपार्टमेंट से और उसके अलावा अगर बात करें तो एक निगम बिजली विभाग की ओर से किया गया। तो 4 सस्पेंशन हो चुके हैं। एक्शन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो सुबह का समय है और यहाँ पर लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है तो लोग भी यहाँ पर जुट रहे हैं और हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये घटना हो गई। और लोग अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी जो है वो डिपार्टमेंटल अनदेखी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, LDA, सारे विभाग इसमें शामिल हैं। लापरवाही का तो ये मामला है ही अभिजीत। रेजिडेंशियल बिल्डिंग होने के बावजूद कमर्शियल तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, पहली लापरवाही। और इसके अलावा कितनी लापरवाहियां सामने आ रही हैं इस मामले में। अभिजीत, हाल ही में बगल वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी, उसके बावजूद क्या अधिकारियों की तरफ से जांच नहीं की गई थी? क्योंकि इस बिल्डिंग को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी इस बिल्डिंग को ना ध्वस्त किया गया और इसका संचालन भी किया जा रहा था। अभिजीत, जब भी किसी तरह का फायर इंसिडेंट होता है प्रगति, तो एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जांच की जाती है और फाइलों में बात खत्म हो जाती है। अगर एक्शन लिया जाता तो आज ये घटना नहीं दिखाई देती। ठीक उसके बगल वाली बिल्डिंग देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए क्षतिग्रस्त ये बिल्डिंग भी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी ही चल रही थी। और ये सिर्फ 1 और 2 बिल्डिंग की बात नहीं, यहाँ पर 85 इस पूरे लाइन में, अगर हम अलीगंज की बात करें तो 85 इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, नर्सिंग होम और अस्पताल तक चलाए जा रहे हैं। ये यहाँ का एक जगह का मामला नहीं। और उसमें एक बिल्कुल जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग्स है, कोचिंग से यहाँ चलती है, इसी वजह से छात्र ज्यादा इसमें शिकार हुए। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए, पंकज के पास भी चलेंगे। पंकज, ये भी एक बात खबर सामने आई है कि पहले 2016 के आसपास इस बिल्डिंग को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया, 2 महीने में ही इसे गिराने का आदेश रद्द कर दिया गया। ये क्या मामला है? 2 महीने बाद ऐसा क्या दिखा कि ये बिल्डिंग रही और आज ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ? जैसा कि अभिजीत भी बता रहे थे कि एक नहीं कई स्तर पर इसमें अनदेखी, लापरवाही, सिस्टम की खामी और गैर कानूनी चीजें हो रही थी। देखिए, बात जो 2016 की है तो इसमें साफ तौर से जाहिर होता है कि LDA की मिलीभगत की वजह से ही जो बिल्डिंग सील होने के लिए आदेश दिया गया उसकी सील का आदेश रद्द हो गया। लेकिन उसके बाद भी 2026 तक इस तरीके की चीज़ें चलती रही। LDA में लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC बनते रहे, उस जोन के जोनल अधिकारी LDA के होते हैं, वो उन लोगों ने क्या देख रेख नहीं कि क्या 8-10 साल से ऐसे चलती रही। तो सब प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण में लखनऊ में या किसी भी शहर में प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है बिल्डिंग का नक्शा पास करना, अप्रूवल देना, कितने मंजिल का बनता है और उसमें सेफ्टी के क्या मानक रखे गए। उसके बाद दूसरे राउंड में फायर की जो जिम्मेदारी होती है वो आती है। तो पहले राउंड में पहली जो गलती या चीज़ें जो निकल के आ रही है वो LDA की ही आएंगी। हालांकि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस तरीके की पहली घटना नहीं है। बहुत सारे लोगों की पहले सील होने के आदेश होते हैं, थोड़े दिन के बाद अपील करते हैं और उसके बाद बिल्डिंग जो सील होने का आदेश होता है वो रद्द हो जाता है। और वही कारण है कि कल लखनऊ में जो भयानक घटना थी उसमें 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा थे। और खास अगर LDA पहले चेंज जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन LDA के ये अग्निकांड नहीं होता और ये मामले सामने नहीं आते अगर लापरवाही नहीं बरती जाती। पंकज बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अभिजीत, आपका भी रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर ही पर्दाफाश हुआ है। बिल्डिंग को मिला था
ढहाने का आदेश। दरअसल 2016 में बिल्डिंग ढहाने का आदेश दिया गया था। एलडीए ने अवैध निर्माण की बात कही थी। 2 महीने के अंदर ही यह आदेश रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 2016 में जब बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया गया था तो बिल्डिंग पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एलडीए ने अवैध निर्माण की बात कही थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही रद्द कर दिया गया आदेश। और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ही एक और खबर आपको बता दें। जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपे थे छात्र और दूसरे फ्लोर के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था। कई बच्चे जिंदा जले, कई की दम घुटने से मौत हो गई। तो दूसरे फ्लोर में बच्चे खुद को बाथरूम में बंद कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं रहे और उनकी मौत हो गई। तो बिल्डिंग की संकरी सीढ़ी से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। दरअसल संकरी सीढ़ी के कारण राहत बचाव में दिक्कत आई। दीवार तोड़कर अंदर फंसे हुए कई लोगों को बचाया गया, कई बच्चों को बचाया गया। हथौड़े से भी दीवार तोड़नी पड़ी और इसी वजह से 2 घंटे लगे। एग्जिट और एंट्री का एक ही रास्ता था। संकरी सीढ़ियों की वजह से दमकल कर्मियों को, रेस्क्यू टीम को अंदर पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। थक हार कर हथौड़े से दीवार तोड़नी पड़ी। और वहीं लखनऊ अग्निकांड का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। जान बचाने के लिए बिजली की केबल के सहारे छात्र उतरे। दूसरी मंजिल से बिजली के केबल के सहारे छात्र उतर रहे थे। वो तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो है वही जब छात्र वहां तार के सहारे उतर रहे थे। बिल्डिंग के एक हिस्से की तरफ से वो उतर रहे थे, लेकिन हुआ दरअसल ये कि जब छात्र उतर रहे थे तभी अचानक से आग भड़क गई। ये देखिए, दूसरी मंजिल से अचानक आग की लपटें तेजी से उठने लगी। कई छात्र तो वहां पर गिर भी गए। ये देखिए, उनसे वो बिजली का तार भी छूट गया, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे छात्र और तार के सहारे वो नीचे उतर रहे थे। और अब आपको एनिमेटेड वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी उसमें क्या क्या खामियां थीं और कैसे 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इमारत में अवैध निर्माण था। 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित भी किया गया था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही ध्वस्तीकरण आदेश को वापस ले लिया गया था। इमारत की 3री मंजिल पर एनिमेशन सेंटर चलता था, जहां छात्रों की अच्छी तादाद रहती थी। इतनी बड़ी इमारत में आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। छात्र जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुसे और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और ना ही आग बुझाने के लिए कोई उपकरण थे। नियमों को ताक पर रखकर इस पूरी इमारत का निर्माण किया गया था। साथ ही यहाँ कई तरह की कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही थी। एनिमेशन सेंटर के दरवाजों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था और आग लगने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से अंदर मौजूद बच्चे समय रहते गेट नहीं खोल पाए और वहीं फंस गए। और हमारे साथ अभिजीत ठाकुर जुड़े हुए हैं। अभिजीत, एक चीज समझ में नहीं आई, फायर सेफ्टी का कोई रूल फॉलो नहीं किया गया था, कोई इंतजाम नहीं था। आपने एसी के वेंट आउट का अरेंजमेंट दिखाया, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे और फिर आप ये भी बता रहे थे कि ऐसी न जाने कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने कोचिंग सेंटर्स हैं। क्या अब ऐसी तमाम इमारतों की जांच होने के आदेश हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ ऐसा ही मामला आया, ऐसी ही लापरवाही देखी गई, लोगों की जान चली गई। लखनऊ में कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। ये एक मैसिव नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है क्या कि इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के भवन वहां काम कर रहे हैं, लोग वहां पर हैं और कोई इंतजाम नहीं है, हर लेवल पे अनदेखी है? जी निश्चित तौर पर रवि, अगर आप इस जगह पर आकर देखेंगे, इस घटना स्थल पर आकर देखेंगे तो आपको हर स्तर पर लापरवाही नजर आएगी। और ये घटना तब हुई है जब मालवीय नगर की बड़ी घटना होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम फायर डिपार्टमेंट को ये निर्देशित किया गया था कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट अपने अपने शहर में, जिलों में चलाएं। वो चलाया भी गया था, बाकायदा उसकी तस्वीरें भी रिलीज की गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा। और उसके 1 महीने के भीतर ये घटना हो जाती है और 15 जानें नहीं बचाई जा सकती हैं। तो सावधान था फायर
फायर डिपार्टमेंट अलर्ट पर था और उसके बावजूद ये घटना हुई है। और हम आपको एक बार फिर इस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट तो एक ही था, एसी के सारे आउटर यूनिट्स जो थे वहीं पर लगे हुए थे, एग्जॉस्ट सिस्टम वहीं पर लगा हुआ था। कम से कम अगर सीढ़ियों का दरवाजा खुला होता तो वो जितने छात्र जिनकी मौत हुई है वो छत पर जा सकते थे और छत पर चले जाते तो उनकी जान बच जाती। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि छत का दरवाजा भी लॉक था, लोगों ने ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के बाद उनको पता चला कि दरवाजा तो ऊपर से लॉक है, वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए उसके बाद दूसरे मंजिल से इस केबल का सहारा लिया गया, जो केबल आप ऊपर से नीचे आती हुई देख रहे होंगे, उसका सहारा लिया गया, जिसमें कि दुर्घटना भी हुई, फिसलकर छात्र ग्रिल पर गिरे, उनको चोट भी लगी, घायल भी हुए। तो इस तरह की यहाँ पे हालात, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी KGMU अस्पताल से हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उनकी घायलों से क्या बात हुई थी, आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में आए थे और जो घायल थे उनसे मिले थे और मृतक परिजनों से भी मुलाकात की थी। KGMU के हम ट्रामा सेंटर में खड़े हैं। यहाँ पे अभी भी 2 लोग एडमिट हैं, एक लवप्रीत और दूसरा जैन। जैन तो वो है जो छलांग मार करके कूदा था अपनी जान बचाने के लिए, उसको गंभीर चोटें आई हैं, वो CCU में एडमिट है, क्रिटिकल केयर यूनिट में। जबकि लवप्रीत सामान्य जनरल वार्ड में है और उन्होंने कल CM से बातचीत भी की थी। CM ने उनसे बातचीत में पूछा आपको बचाने कोई आया, तो उन्होंने कहा कोई बचाने नहीं आया और जान उनकी किसी तरीके से बची, लेकिन किसी भी प्रकार की उनके बचाने के लिए कोई भी उस तरीके का ना तो फायर ना आसपास के लोग। कई सारे सवाल हैं पंकज, और निश्चित तौर पर इन सवालों का उत्तर SIT की जांच के बाद शायद सामने आ जाए। अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।